नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बार-बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो चलिए इसी के साथ आज के पहले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा ग्रंथि सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से दोस्तों 11 हार्मोन स्रावित करती है, यानी कि इससे अधिक और कोई भी ग्रंथि हार्मोन स्रावित नहीं करते। चलिए, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी का दूसरी सबसे ये छोटी ग्रंथि होती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा? पेनियल बॉडी ग्लैंड होगा। ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है हमारे शरीर के अंदर में? ये ब्रेन में होती है। ब्रेन में भी कौन सा भाग में? ये फोर ब्रेन में होती है, यानी कि अग्र मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि देखने में कैसा है? ये मटर दाना की तरह ये देखती है। कैसे दिखता है? मटर दाना की तरह दिखती है। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या? मस्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि को 3M भी कहा जाता है। क्या? 3M भी कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित करते हैं? तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है दोस्तों? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये दूध ग्रंथि में दूध को निर्माण करने का ये सहायक होती है, यानी कि दूध का निर्माण कौन कराती है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही कराता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन ही कराता है। दूध की निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन कराता है। इसका विशेष काम ये है। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ये ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको पेनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पेनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका और क्या क्या नाम है? चलिए, पेनियल बॉडी ग्लैंड को और क्या क्या नाम है? किस किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि का ये सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल बॉडी ग्लैंड है। हाँ, बाय द वे आपका ऑप्शन में यदि पिनियल बॉडी ग्लैंड नहीं है तो आप पीयूष ग्रंथि वैसे स्थिति में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसको और किस किस नाम जाना जाना जाता है? ये मनुष्य की तीसरी अंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पिनियल बॉडी ग्लैंड को, पिनियल ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है, या इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, और उसको किस नाम से जाना जाता है? और इसको ये मनुष्य की तीसरी अंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ से दो हार्मोन का सेक्रेशन होती है। तो दो हार्मोन कौन कौन सा सेक्रेशन होता है दोस्तों? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार जो डिस्कस करते हैं। यहाँ से दो हार्मोन सेक्रेशन होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन और इसके सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन और ये क्या है? सेरोटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। मेलाटोनिन हार्मोन जो क्या हमारा स्किन यानी कि स्किन की त्वचा यानी त्वचा की कलर को क्या करता है? रंग को क्या करते हैं? रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, त्वचा के रंग को रेगुलेट करता है, इसका मेनली काम होता है। ठीक है। और सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम है? जो हम लोगों को नींद लाना और जगाने का ये काम करता है। कौन? सेरोटोनिन हार्मोन। यह ग्रंथि दोस्तों बच्चों में ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है। बच्चों में क्या ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है, और इसी वजह से बच्चा बहुत जल्दी सो जाते हैं। क्योंकि ये बच्चा के समय बहुत सक्रिय रहते हैं, तुरंत ये एक्टिव रहते, पूरा एक्टिव रहते हैं, और इसी वजह से वो जल्दी सो जाता है बच्चा। ठीक है। तो इसका क्या क्या नाम है सबको समझ में आ गया है? इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, यानी कि जैविक घड़ी भी कहा जाता है, और ये मनुष्य की तीसरी अंग भी कहा जाता है, और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी कौन सा होगा? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। देखिए, थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
इसके आकार में दोस्तों इसका पूछा जाता है, इसका शेप के बारे में पूछा जाता है कभी कभी कि इसकी शेप कैसा है। तो इसका शेप कैसा है, एच आकार की होती है। कैसे है, एच आकार, एच आकार, और थोड़ा इसका बटरफ्लाई शेप भी इसका दिखता है, यानी कि तितली आकार भी दिखता है। एच आकार यानी कि थोड़ा सा तितली आकार भी दिखता है, इसी वजह से इसको एच तितली आकार भी कहा जाता है। तो सवाल सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि तितली आकार कौन सा ग्रंथि दिखता है, तो ये कौन सा है, थायराइड ग्रंथि, ये तितली आकार दिखता है। सवाल पूछा जाता है कि एच आकार ग्रंथि से एच आकार ग्रंथि कौन सा है, तो ये थायराइड ग्रंथि तब भी होगा आंसर। ठीक है, यहाँ से एक दो हार्मोन स्रावित होती है, यहाँ से दो हार्मोन स्रावित होता है। एक हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से दोस्तों, ये थायरोक्सिन हार्मोन का विशेष काम जो है आयोडीन की मात्रा को क्या कहता है, नियंत्रण करना। और यदि आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो हम लोगों के शरीर में क्या हो जाता है दोस्तों, एक बीमार हो जाता है, यानी कि उसको गलगंड या उसको गोइटर ग्रंथि, गोइटर ये बीमार, या तो फिर इसको घेंगा रोग हो जाता है, यदि कि थायरोक्सिन हार्मोन यदि हमारे शरीर में कम होने कि कम रेगुलेट नहीं कर पाएगा आयोडीन को जो है। इसका मेनली काम क्या है, आयोडीन को रेगुलेट करना। दूसरा काम क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, और मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी कौन सा, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना। और इसी की कमी स्रावित होने से ही दोस्तों कहता है, इसी की स्रावित ज़्यादा अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो हमारा क्या होता है, क्या डिसेंट्री हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कैल्सिट्रोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैल्सिट्रोन हार्मोन को जो काम है दोस्तों, यहाँ पर कैल्सिट्रोन हार्मोन को जब हमारा शरीर के अंदर में जो खून है, उस खून में यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, उस अधिक कैल्शियम की मात्रा को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, बोन में, यानी कि हड्डी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जो हम खून में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से, तो अधिक हुआ जो कैल्शियम, उस कैल्शियम को कहाँ, आपका बोन यानी कि हड्डी में ट्रांसफ़र करना इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि पेनियल ग्रंथि सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है। पेनियल बॉडी की ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पेनियल बॉडी ग्रंथ के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्रेन में होती है, ब्रेन में भी फोर ब्रेन में होती है। इसको सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, और इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है, इसको मनुष्य की तीसरी अंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथि को सुपर मस्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा सुपर मस्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसकी यदि स्थिति के देखा जाए तो कहाँ होता है, ये कहाँ होता है दोस्तों, ये ब्रेन में होती है। कहाँ, ब्रेन, और ब्रेन का भी कौन सा, फोर ब्रेन में स्थित होती है। ठीक है, ब्रेन में भी कहाँ, फोर ब्रेन में ये होती है। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो हाइपोथैलेमस को ये सुपर मस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हेड मस्टर भी इसको कहा जाता है, और इसको मस्टर ऑफ मस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो हार्मोन स्रावित होती है, और ये एक हेडमास्टर की तरह काम करता है, यानी कि हेडमास्टर यानी कि सबसे ऊपर जो है, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करता है, और पीयूष ग्रंथि बाकी 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहता है, रेगुलेट करता है। ये क्या, हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर रहेगा, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करता है। जो भी हार्मोन निकालने का आता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस कहता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलना है वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, और वो पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा। पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि आप ये फलना हार्मोन आप निकालिए, तब क्या करेगा पीयूष ग्रंथि, वो बाकी जो 7 ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसको उसके पास वो जाता है, और उस हार्मोन को क्या करता है, वो रिलीज करवाता है। यानी कि एक हेड मास्टर की तरह वो काम कर रहा है, और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए इसका आगे हम लोग समझते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको बॉडी गार्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको शरीर का तापमापी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। शरीर का तापमापी यानी कि थर्मामीटर और बॉडी के नाम से भी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक TRH हार्मोन, थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन हार्मोन यहाँ से
स्रावित होता है, और यह थायरोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होकर ये क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, कितनी टेम्परेचर होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसका जो रेगुलेट कौन करता है, यही थायरोट्रोपिन हार्मोन करती है। ठीक है, थायरोट्रोपिन हार्मोन करती है, और ये हार्मोन इस वजह से इसको क्या कहता है, हाइपोथैलेमस को क्या कहता है, बॉडी थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहा जाता है, यानी कि शरीर का तापमापी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर का, आप देखिए क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा गया है। देखो, मानव शरीर का अंतःस्रावी भी नहीं कहा गया है और ये बहिर्स्रावी भी नहीं कहा गया है। क्या पूछा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। और यकृत को और किस नाम से जाना जाता है? यकृत को लीवर कहा जाता है दोस्तों। यकृत को क्या कहते हैं? इसको जिगर भी कहा जाता है उर्दू में, और इसको क्या कहते हैं? इसको कलेजा भी कहा जाता है, और एक तो ये क्या है, यकृत है। यानी कि इसका 4 नाम है, चारों का चारों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चारों का चारों नाम आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। ठीक है, यकृत। तो चलिए इसके बाद यकृत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यकृत का और क्या क्या काम है, देखिए यकृत। ठीक है, यकृत इंपॉर्टेंट ये है कि यकृत, देखिए यकृत से क्या होता है, पित्ताशय पीत रस का स्रावित होती है, पीत रस का निर्माण होता है। सवाल इसीलिए सीधा सीधा पूछ देता है कि पीत रस का स्रावित कहाँ से होता है, तो ये आपका यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में होते हैं। ठीक है, पित्ताशय में होता है। और विटामिन ए का भी निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिन का यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत में होती है। लेकिन इसका अलग जो है ब्लड से कहाँ होता है यूरिया? यकृत नहीं, आपका ये ब्रिक यानी कि आपका किडनी में होती है, गुर्दे में आपका ये यूरिया खून से अलग होता है। ठीक है, खून से अलग होता है। ठीक है, चलिए इस नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथि एकमात्र ग्रंथि उम्र के साथ साथ छोटा होता है, छोटा होता जाता है? ठीक है, कौन सा ग्रंथि छोटा होता जाता है? उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है। एकमात्र ग्रंथि है, एकमात्र ग्रंथि जो उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन ए इज करेक्ट, थाइमस ग्रंथि। देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है। इसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से साइंस जो कहता है कि छोटा बच्चा में छोटा होता है, यानी कि 0 से लेकर यानी कि 8 वर्ष तक ये छोटा होता है, और ये छोटा होने की वजह से ये जो है आप बीमार से नहीं लड़ पाता है, और इसी वजह से छोटा बच्चा बहुत जल्दी मौसम परिवर्तन होने से ही वो बीमार हो जाता है। कहा जाता है ये 0 से 8 वर्ष तक बच्चे बीमार होते रहते हैं, और उसके बाद जो है जब इसका ये थाइमस ग्रंथि जब इसका मेच्योर हो जाता है, यानी कि पूरा बड़ा हो जाता है साइज, यानी कि लगभग जो है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद यानी कि 8 वर्ष के बाद, ठीक है, 8 वर्ष के बाद जब ये लगभग 30 वर्ष तक, 30-31 वर्ष तक ये पूरा भरपूर ये मेच्योर हो यानी कि बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है, और इसी वजह से जब ये बड़ा हो जाता है तो बीमार व्यक्ति जो है कम होते हैं, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम से वो दवाई नहीं भी लेगा तब भी वो ठीक हो जाता है। और यही एक वजह है कि कोरोना वायरस को भी जो है अब जो है जवानी आदमी को जो है अब अटैक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे फिर 30 क्रॉस होते जाएगा वर्ष जो है, ठीक है, 30 क्रॉस होगा आपका उम्र जो है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा आपका छोटा होता जाएगा। इसी तरह बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा तो आप कोई भी बीमार जो है, कोई भी वायरस आपको अटैक कर लेगा तुरंत जो है आप नहीं लड़ पाएगा, आपका लिम्फोसाइट टी और भी वो नहीं लड़ पाएगा, वो मेच्योर नहीं हो। ठीक है, वो मेच्योर नहीं रहता है, तो इस वजह से वो नहीं लड़ पाएगा बीमार से। तो ये कौन सा एकमात्र ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि क्या है? उम्र के साथ साथ छोटा होता जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथि को 3M ग्रंथि भी कहा जाता है? चलिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं 3M के बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि को 3M के नाम से भी जाना जाता है। 3M से पहला जाकर हम कहाँ होते हैं? माइंड में होते हैं। ये देखने में कैसा है? ये मटर दाना की होती है। और ये कैसा है? ये कहाँ? ये माइंड में होती है, मटर दाना के होते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मस्टर्ड ग्रंथि के नाम से। और बस यही क्या है? 3M इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है? तो चलिए दोस्तों, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? जल्दी से फटाफट जी। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पेनक्रियाज। देखिए, पेनक्रियाज को हिंदी में इसको अग्नाशय कहा जाता है। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अग्नाशय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होने का मतलब क्या है दोस्तों? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होने का मतलब क्या है? ठीक है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होने का मतलब क्या है? एकमात्र मिश्रित ग्रंथि इस वजह से है, देखिए ग्रंथि कैसे पहचाना जाता है? ठीक है, कौन सा मिश्रित है, कौन सा एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी, कौन सा बहिर्स्रावी? देखिए इसमें से क्या होता है, इसमें इसमें एंजाइम का भी, इसमें क्या है, एंजाइम का भी इसमें स्रावित होती है। और यहाँ से क्या होता है, हार्मोन का भी स्रावित होता है। यहाँ से जूस यानी कि रस का भी स्रावित होता है। जिस ग्रंथि से तीनों चीज का स्रावित होती है उसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ग्रंथि से जिस ग्रंथि से सिर्फ एंजाइम का प्रोड्यूस होता है, स्रावित होती है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? उसको एक्जोक्राइन यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जिस ग्रंथि से हार्मोन का स्रावित होता है उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? उसको अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पेनियर ग्रंथि जो है, सॉरी पीस पेनक्रियाज ग्रंथि यानी कि ये अग्नाशय, ये अग्नाशय ग्रंथि, ये तीनों चीज़ का स्राव करता है, एंजाइम का भी, हार्मोन का भी, जूस का भी। इस वजह से इसको पेनक्रियाज, इस पेनक्रियाज को क्या कहता है? इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है? इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अक्सर सवाल पूछा जाता है यहाँ से, मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि से यहाँ से एंजाइम का प्रोड्यूस होता है। एंजाइम का कौन कौन सा एंजाइम है? जैसे कि लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, और इसके बाद ठीक है कौन कौन सा, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होती है, और कौन कौन सा यहाँ से, और जो लाइपेज एंजाइम, और यहाँ से एमाइलेज एंजाइम, 3 एंजाइम का स्रावित होते हैं। यहाँ से कौन कौन सा? 3 एंजाइम से स्रावित होता है पेनक्रियाज से। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। एंजाइम उतना डिस्क्रिप्ट नहीं जा रहा है, जब इसका सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा इसका अलग अलग, पेनक्रियाज का, लीवर का, सबका अलग अलग हम क्या करेंगे, सेपरेट में एक ये आप ये बताएंगे। ठीक है, उस समय पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका आगे हम लोग समझते हैं। लिवर है, लिवर क्या है? लिवर एक क्या है? लिवर एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। क्या है? लिवर एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, एक्जोक्राइन ग्रंथि है लिवर। ठीक है, लिवर एक एक्जोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है, लिवर एक एक्जोक्राइन ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर से अक्सर सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर इस यहाँ से सवाल पूछा जाता है लिवर से। ठीक है, लिवर को बहुत बार लिवर से सवाल पूछा गया है, तो इसको आप लोग नॉर्मल में ले लीजिएगा। लिवर में जो है विटामिन ए का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसका हम का डिस्कशन कर देते हैं। लिवर यह सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का। यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सॉरी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। सबसे बड़ा मानव का जो है ग्रंथि है कौन सा है? ये लिवर ही है। ठीक है, लिवर ही है। और ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा जो बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। दोनों में इसका आंसर होगा। ठीक है, लिवर ये अपने क्षतिग्रस्त अंग को अपने स्वतः क्या करता है? ठीक कर लेता है। यहाँ से जो है एक प्रोटीन स्रावित होता है, कौन सा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन स्रावित होता है। हेपेरिन यहाँ से क्या होता है? यहाँ से निकलता है। यहाँ से एक बिलिरुबिन रस का स्रावित होती है, बिलिबर्डिन रस का स्रावित होती है। और यहाँ से अमोनिया को भी क्या करता है? यूरिया में क्या करता है? ये चेंज कर देता है। अमोनिया ये बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, और इसको यूरिया में कन्वर्ट कौन कर देता है? लिवर ही कर देता है। ठीक है, और क्या करता है? ये ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? उसको स्टोर कर देता है। यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज को कहाँ स्टोर करता है? लीवर में ही करता है। ठीक है, लीवर में ही क्या कहता है? पीत रस का स्रावित होती है, और ये यूरिया भी यहीं से स्रावित होती है। ठीक है, यूरिया का भी स्रावन कहाँ होता है? लीवर में होती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? लीवर का और क्या काम करता है? लीवर जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट चीज खाते हैं, और उसमें जो फैट होता है, फैट को क्या करते हैं? इसको कोलेस्ट्रॉल में उसको क्या करता है? चेंज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देता है इसको लीवर। ठीक है, और ये सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? लीवर में ही पाया जाता है। और ये जहर या फिर जब शराब से
जब कोई मर जाता है तो कहाँ इसके अंदर में जो कुफर सेल है, कुफर सेल ही मर जाता है। ठीक है। और देखिए जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर में जो बच्चा रहता है, तो उसका जो आरबीसी का निर्माण या फिर उसको ब्लड का निर्माण जो कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। लीवर के एक मेसोडर्म पार्ट होता है, मेसोडर्म में क्या होता है, ये क्या होता है, श्रवण होता है ब्लड का निर्माण क्या भ्रूण अवस्था में बच्चा का। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये एंड्रिनल ग्रंथि को 4S के नाम से जाना जाता है। एंड्रिनल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? 4S के नाम से जाना जाता है एंड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सवाल, इसलिए उसको नॉर्मल में नहीं लीजिएगा। एंड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको किस नाम से? तो 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S देखिए, ठीक है, एक सेक्सुअल होता है, एक पहला एस हो गया। दूसरा हो गया आपका साल्ट न की नमकीन को रेगुलेट करता है। और उसके बाद फिर देखिए तीसरा की जो है सेक्सुअल हो गया, उसके बाद साल्ट हो गया, उसके बाद जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव को रेगुलेट करता है। और तीसरा एक्स जो है इसका क्या होता है, तीसरा एस जो है इसका तीसरा एस से, ठीक है, तीसरा एस से जो क्या रेगुलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से समझिएगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ के इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल के चलते हैं। पिट्यूटरी यानी कि वृषण, अंडाशय, हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथि है, ये क्या है? पीयूष ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृषण ये भी अंतःस्रावी है। और अंडाशय ये भी क्या है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि हाइपोथैलेमस ये भी है क्या? तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन ए, यानी कि क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कौन सी ग्रंथि रक्त में जो कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है? रक्त में जो कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है, कौन सा ग्रंथि? आपका पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं क्या? कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है पैराथायराइड। कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है? ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस अधिक कैल्शियम को कहाँ पहुँचा देता है? हड्डी में पहुँचा देती है। यानी कि ब्लड में जो अधिक होती है कैल्शियम की मात्रा उसको हड्डी में पहुँचा देता है। तो इस वजह से क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? पैराथायराइड ग्रंथि, सॉरी पैराथायराइड नहीं, थायराइड ग्रंथि होगा। ठीक है, पैराथायराइड नहीं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? अब कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होती है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो ब्लड उसको बोन में यानी कि हड्डी में पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए, यानी कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या पीयूष ग्रंथि को रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है। यानी कि सबसे ऊपर रहेगा हाइपोथैलेमस, उसके नीचे में क्या करता है? पीयूष ग्रंथि। और उसके ठीक पीयूष ग्रंथि के नीचे में 7 अंतःस्रावी ग्रंथि रहता है। 7 अंतःस्रावी ग्रंथि को कौन रेगुलेट करेगा? आप इसको कौन करेगा? ये पीयूष ग्रंथि करेगा। पीयूष ग्रंथि कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इस वजह से हाइपोथैलेमस को सुपर मस्टर या मस्टर ऑफ मस्टर या हेड मस्टर कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहता है? पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मस्टर, हेड मस्टर, मस्टर ऑफ ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि उसी की तरह काम करता है। और पीयूष ग्रंथि मस्टर की तरह काम करता है, तो मस्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहा जाती है, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा अधिवृक्क, यानी कि एंड्रिनल ग्रंथि को। कौन सा? एंड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, एंड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, यानी कि अधिवृक्क यानी कि एंड्रिनल ग्रंथि, यानी कि वृक्क की आधा होती है। इस तरह से जैसे कि ये वृक्क है, ठीक है, ये क्या है? ये वृक्क है, ये किडनी है। तो किडनी के अंदर में यहाँ क्या होती है? यहाँ एक अधिवृक्क होती है, यानी कि एंड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथि क्या होता है? ये किडनी के ठीक ऊपर होते हैं, 2 एंड्रिनल ग्रंथि होते हैं। और ये आपातकालीन स्थिति में ये यहाँ से हार्मोन को सेक्रेशन करती है, हार्मोन को छोड़ती है। तो इस वजह से इसको आपातकालीन ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है, एंड्रिनल ग्रंथि को।
ठीक है। एंड्रियल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। एंड्रियल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। डू एंड डाई ग्रंथि भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, डू एंड डाई भी कहा जाता है और इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है।